नमस्कार बच्चों। अकाउंटेंसी की आज की क्लास में हम लोग खातों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि जो खाते होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम आज की इस क्लास में विधिवत जानेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वह है व्यक्तिगत खाते का। खाते ध्यान रखिएगा, दो तरह के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत खाते और दूसरा अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते यानी कि जिसमें कुछ व्यक्ति आएंगे। यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे शशांक, सुगंधा, नेहा, अपोलो टायर्स, अरविंद मिल्स, एसएसडी इंटर कॉलेज, ग्लोबल पब्लिशिंग, रोटरी क्लब। आप देख सकते हैं इसमें हर तरह के व्यक्ति शामिल हैं। शशांक, सुगंधा, नेहा ये प्राकृतिक व्यक्ति हैं, नेचुरल पर्सन्स हैं। अपोलो टायर्स लिमिटेड ये एक कंपनी है। अरविंद मिल्स एक कंपनी है। एस डी इंटर कॉलेज ये एक कॉलेज है जो कि ट्रस्ट के रूप में चलते हैं। ग्लोबल पब्लिशिंग कंपनी, रोटरी क्लब ये एक एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे इसे गिना जाता है। यानी कि ये सारी संस्थाएं जो हैं ये व्यक्तिगत खातों में आएंगी। अगर आप इसे थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहें तो ये तीन कैटेगरी हैं व्यक्तिगत खातों की। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इनमें प्रवेश, अंकुर, पारुल ये सब लोग आएंगे और इनके खाते प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। इसमें देनदारों के खाते, लेनदारों के खाते, पूंजी खाता और आहरण खाता शामिल होता है। इसके बाद में हम बात करें कृत्रिम व्यक्तिगत खातों की, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ये आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि मैन मेड। कंपनियां, फर्म, बैंक आदि संस्थाओं के ये खाते कृत्रिम खाते कहलाते हैं, जैसे विप्रो लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम आदि के खाते। ये सब कानून के द्वारा बनते हैं, तो इन्हें आप कृत्रिम व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं और कभी कभी आप लीगल पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि ये कानून द्वारा अस्तित्व में आते हैं। ठीक, प्रकृति के द्वारा अस्तित्व में आने वाले व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कानून के द्वारा अस्तित्व में आने वाले लीगल पर्सनल अकाउंट भी आप बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है इसमें आपका थोड़ा ध्यान ज़्यादा लगेगा, ध्यान से समझिएगा। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, इन्हें प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता बोलना जाना चाहिए, या प्रतिनिधिकारी व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस कैटेगरी में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते आते हैं, जैसे कि मज़दूरों की देय मजदूरी। तो जितने भी मज़दूर जिनकी मजदूरी अभी दी नहीं गई है, उनको अगर एक खाते से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि देय मजदूरी या अदत्त मजदूरी। जो अदत्त है वही देय है, देय मतलब पेएबल, जो अभी तक अनपेड है वही पेएबल होगा ना। तो मज़दूरों को अदत्त मजदूरी बोलें या मज़दूरों को देय मजदूरी बोलें, एक ही बात है। कर्मचारियों का देय वेतन, जो मजदूरी और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, ये देय वेतन और देय मजदूरी। इसमें पूर्वदत्त व्यय, ऐसा व्यय जो आपने एडवांस में दे दिया हो, इसे आप प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, या एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी कहा जा सकता है। उपार्जित आय, ऐसी आय जो आपने कमा तो ली है लेकिन अभी आपने प्राप्त नहीं की, इसको एक्रूड इनकम बोलते हैं। एक्रूड, ACCRUED, ठीक है, RUED, एक्रूड इनकम, ठीक है, उपार्जित आय। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि अर्नड इनकम है, EARNED, अर्नड इनकम। ओके, तो एक्रूड इनकम हो गई। इसके बाद में आता है क्या? अनुपार्जित आय, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे अनएक्रूड इनकम भी बोलते हैं, अनएक्रूड इनकम। ठीक, तो ये जितनी चार एडजस्टमेंट हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सब क्या करते हैं? ये कुछ खास लोगों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक, अब इसमें जो इन्होंने कैटेगरी बताई है कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, तो ये जो पूंजी खाता और आहरण खाता होता है, ये बेसिकली पूंजी खाता व्यापारी को प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारी भी जो है वह
क्या बोलेंगे इसे कि एक प्राकृतिक व्यक्ति है और आहरण खाता, इसीलिए इन्होंने यहाँ रखा है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है कि पूंजी खाता किसी पर्सन का नाम तो है नहीं, वो तो एक कैपिटल अकाउंट है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? व्यापारी को। और जब व्यापारी बिजनेस को पैसा देता है तो पूंजी खाते का हम इस्तेमाल करते हैं, और जब व्यापारी बिजनेस से पैसा लेता है तो हम आहरण खाते का, ड्राइंग्स अकाउंट का प्रयोग करते हैं। यानी ये दोनों खाते व्यापारी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में ना लिख करके इन्हें प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है और मुझे यही व्यू सही लगता है, और ये व्यू सही भी है क्योंकि आप स्वयं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पूंजी खाता और आहरण खाता ये किसी व्यापारी का तो नाम नहीं है और ना ही किसी प्राकृतिक व्यक्ति का नाम है। तो ऐसे में जब प्राकृतिक व्यक्ति का नाम ही नहीं तो उसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में नहीं रखा जा सकता। उसे कहाँ रखेंगे? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में। क्यों? क्योंकि ये व्यापारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यक्तिगत खाते के बाद फिर आते हैं वास्तविक खाते। वास्तविक खाते यानी कि रियल अकाउंट्स। ठीक, व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खातों को आप वास्तविक खाते कहते हैं। सारी संपत्तियां जैसे रोकड़ खाता, मशीन खाता, ख्याति खाता, ये इसका हिस्सा होता है। अगर आप वास्तविक खातों को बांटना चाहें तो दो हिस्से बनते हैं। एक वह जो मूर्त वास्तविक खाते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वास्तविक मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि जिन्हें छुआ और देखा जा सके, इनका क्रय विक्रय भी संभव होता है। रोकड़ खाता, भवन खाता, माल खाता, फर्नीचर खाता, इसी के उदाहरण हैं। अमूर्त वास्तविक खातों में ऐसी संपत्तियां आती हैं जिन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता। इन संपत्तियों, अन्य संपत्तियों की बात, परंतु इन्हें अन्य संपत्तियों की ही तरह इन्हें क्रय विक्रय किया जा सकता है। इनके मूल्यों को भी मापा जा सकता है, लेकिन इन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकेगा। इसमें ख्याति खाता आएगा। एकस्व माने होता है पेटेंट। पेटेंट मतलब कोई खास फार्मूला आपने मान लिया, बना लिया है, और आप चाहते हैं कि उसका, उस फार्मूले पर आधारित जो वस्तु है या दवा है या कोई भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ आप बना सकें, कोई दूसरा इस फार्मूले का उपयोग ना कर सके। तो आप सरकार से उसका एक तरह का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वो रजिस्ट्रेशन ही पेटेंट कहलाता है। इसका मतलब है कि उस फार्मूले पर बेस्ड दवाइयाँ सिर्फ आप ही बना सकते हैं, तो वो आपका उसमें पेटेंट हो गया। इसे एकाधिकार भी बोलते हैं या एकस्व बोला जाता है। अब चूंकि एकाधिकार मोनोपाली के पॉपुलर अर्थ में ज़्यादा आता है, इसीलिए इसे एकस्व शब्द दिया गया। कॉपीराइट का मतलब होता है अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास है, जैसे कि आपकी कोई नॉवेल है, आपका कोई म्यूज़िक वीडियो है, तो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा उसका उपयोग ना कर पाए, तो इस तरह की इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके लिए आप कॉपीराइट बनाते हैं। ठीक है, जनरली पेटेंट जो है वह कमोडिटीज़ के लिए होते हैं, वस्तुओं के लिए होते हैं, मूर्त संपत्तियों के लिए होते हैं, और कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल संपत्ति के लिए होते हैं। तो आपने ये जाना कि वास्तविक खाते दो तरह के थे, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। इसके बाद में आता है अवास्तविक खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। इनमें आय और व्यय के खाते आते हैं। इन्हें नाम मात्र का खाता और आय व्यय का खाता भी कहते हैं। आय, व्यय, लाभ, हानि इसके अंतर्गत आते हैं। मजदूरी खाता, वेतन खाता, किराया खाता, ब्याज खाता, ये सब आपके व्यय हैं, व्ययों के उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। बच्चों, कुछ विद्वान जो हैं वो खातों की केवल दो कैटेगरी मानते हैं, एक तो व्यक्तिगत खाते और दूसरा अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों के अंतर्गत वह इन दोनों को समझाते हैं। इन्हें अव्यक्तिगत खाता कह दिया गया, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल, पर्सनल, आई एम जोड़ दीजिए, बाकी सब पर्सनल वही रखिए। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स की फर्दर दो कैटेगरीज कर दी गई, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि तीन प्रकार के खाते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक। कुछ कहेंगे कि दो प्रकार के खाते हैं, व्यक्तिगत और उसके बाद में अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत की तीन कैटेगरीज कौन कौन सी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये व्यक्तिगत खातों की तीन सब कैटेगरीज हो गई। और इसी तरह से जो अव्यक्तिगत खाते होंगे उनकी दो सब कैटेगरीज होंगी। एक सब कैटेगरी होगी वास्तविक खाता और दूसरा होगा अवास्तविक खाता। ठीक है, वास्तविक खातों में मूर्त और अमूर्त, और अवास्तविक खाते में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकाउंटेंसी में इनका महत्व उतना ही है जितना कि आप मान के चलिए कि अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट का है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।